चलो हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर रेफ्रिजरेशन का। लेक्चर अपने हो गए हैं अभी तक टोटल 3, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट में डिस्कस किए हैं बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की बेसिक्स, उसमें फार्मूलाज। उसके बाद हमने किया है रिवर्स कार्नोट साइकिल, और उसके बाद हमने किया है थर्ड लेक्चर में रिवर्स ब्रेटन और रिवर्स जूल साइकिल, और तीसरा नाम था उसका बेल कोलमैन साइकिल, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसको हम ब्रीफली वापस सिर्फ देख लेते हैं ओवरव्यू। उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। 4 कंपोनेंट्स थे बेसिकली, इवापोरेटर और रेफ्रिजरेटर। जैसे रेफ्रिजरेटर को इवापोरेटर भी कहते थे, कंप्रेसर, कूलर और कंडेंसर। या तो कूलर बोलो या कंडेंसर बोलो, एक ही बात है। एंड देन दिस एक्सपैंडर। चारों इक्विपमेंट्स का अपना अपना एक रोल है। टीएस डायग्राम में देखा हमने, T4 इज द लोएस्ट टेम्परेचर, दैट इज द एंट्री टू रेफ्रिजरेटर। वहाँ पे जाके वो कूलिंग देता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट इज एडेड टू द रेफ्रिजरेंट इन 4 to 1, और हमें उस प्रोसेस में कूलिंग मिलती है। दैट इज अवर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वी कैन से। उसके बाद हम जाते हैं 1 to 2। 1 to 2 है हमारा कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस में हम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं और उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही 1 to 2 जाता है प्रोसेस, तो अपना टेम्परेचर भी बढ़ गया, हाईएस्ट पहुंच गया T2। नाउ व्हेन इट इज़ एट द हाईएस्ट टेम्परेचर, हम उसको हीट रिजेक्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। सो 4 to 1 में हमें कूलिंग मिलती है, रेफ्रिजरेंट में हीट ऐड होती है। 1 to 2 इज एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया, देन एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट कर दिया। कहाँ पर? कंडेंसर में। 2 point इज द एंट्री टू कंडेंसर और एग्जिट ऑफ कंप्रेसर। उसके बाद 3 to 4 एक्सपेंशन वर्क। उसमें हमें मिलता है थोड़ा सा वर्क, और एट द सेम टाइम उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाता है। तो साइकिल पूरी घूम के इवेंचुअली आ जाती है वापस पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। सो इस तरह से अपनी साइकिल पूरी एंटी क्लॉकवाइज चलती रहती है। फिर से बोल रहा हूँ, क्लॉक वाइज होती है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स, एंटी क्लॉक वाइज होती है पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स, जो हमें पावर देना पड़ता है। दैट आर 2 साइकिल्स आर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो सारी रेफ्रिजरेशन की साइकिल्स हमेशा कैसी होंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। COP हीट अब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन, आउटपुट अपॉन इनपुट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, वट एवर यू से। सो कूलिंग मिला है हमें 4 to 1 प्रोसेस में, तो CP T1 minus T4, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और वर्क डन होता है हमारा 2 हीट का डिफरेंस, जो हमने सबसे बेसिक में देखा था, CP T2 minus T3 माइनस CP T1 minus T4। इन दोनों प्रोसेस में जो डिफरेंस मिल रहा है, दैट इज अवर नेट वर्क डन। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था बेल कोलमैन साइकिल। अभी हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और शॉर्ट में इसे कहते हैं VCRS। दिस साइकिल इज द साइकिल विच इज यूज्ड प्रैक्टिकली इन आवर डेली लाइफ। जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर ये अपना वाटर कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, या इवन आइस प्लांट्स, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो आइस प्रोड्यूस करती हैं, वो सारे जो भी प्लांट्स हैं वो सब भी यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। दिस इज़ VCRS साइकिल, जो सबसे वाइडली यूज़ होती है रेफ्रिजरेशन के पर्पज़ के लिए। सो नाउ सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज़ रिसीवर। दिस रिसीवर इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्टोरेज टैंक, जहाँ पे अपना रेफ्रिजरेंट स्टोर्ड रहता है। इसमें भी बेसिकली सबसे मेन 4 ही कंपोनेंट्स हैं। ये जो डायग्राम है, विच इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डायग्राम। डिफरेंस कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ कूलर की जगह आ जाएगा कंडेंसर। रेफ्रिजरेटर लिखो या इवापोरेटर लिखो, कंप्रेसर, एक्सपैंडर। तो इस डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, ये और पिछला वाला डायग्राम बिल्कुल सेम ही है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, अननेसेसरी टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ये जो रिसीवर है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरेज टैंक। आपको सिर्फ वर्किंग समझना है, सारे इक्विपमेंट्स इतने डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे वैसे भी सारे इक्विपमेंट्स हमें डिस्कस करने हैं डिटेल में। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अपना हमेशा क्या रखते हैं अपन समझने के लिए, जो लोएस्ट टेम्परेचर है, एंट्री पॉइंट ऑफ इवापोरेटर या फिर रेफ्रिजरेटर का जो एंट्री पॉइंट है, वो हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट समझने के लिए। तो भी यहाँ पे एंट्री पॉइंट कौन सा है? देखो, पॉइंट नंबर 1 सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, T1 इज T2। अभी इस साइकिल के अंदर क्या है, आपका फेस चेंजिंग प्रोसेसेस हो रही है। ये जो लाइंस दिख रही है, ध्यान से देखना हम कौन सी लाइंस फॉलो कर रहे हैं। दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस इज़ फॉर TS डायग्राम। ये दोनों लाइंस जो हैं वो फेस चेंजिंग प्रोसेस दिखाती हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, वेट रीजन, फिर
जो हाँ मतलब सबसे पहले आता है लिक्विड रीजन, बीच में आता है वेट रीजन एंड देन सुपर हीटेड रीजन। तो दिस इज़ वेट, दिस इज़ लिक्विड, दिस इज़ वेट एंड दिस इज़ सुपर हीटेड रीजन। सो वो की वही चीज़ यहाँ पे। तो अभी आपकी जो प्रोसेसेस हो रही हैं 4 प्रोसेस, कुछ प्रोसेसेस आपकी वेट रीजन में है, कुछ प्रोसेसेस सुपर हीटेड रीजन में है। सो फेज चेंज हो रहा है आपके रेफ्रिजरेंट का, बस ये मेन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है T1 इज T2। तो जो फेज चेंजिंग रीजन है इन दोनों लाइन्स के बीच में, और यहाँ पे पीएस डायग्राम में वो 2 लाइन्स कौन सी हो रही हैं, दिस वन, इस तरह का पूरा डोम शेप होता है एक्चुअली, इसमें सिर्फ ये 2 लाइन्स लिखा है, यहाँ पे भी ये पूरा एक डोम शेप होता है। इसके अंदर पूरा होता है वेट रीजन। यहाँ पे था क्रिटिकल पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो इस फेज के अंदर, इस शेप के अंदर जो भी एरिया है दैट इज वेट रीजन। तो यहाँ पे 1 पॉइंट हमारा वेट रीजन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किया था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, जब भी किसी भी मटेरियल का, आपका वर्किंग मीडियम का फेज चेंज हो रहा है, एट दैट टाइम देयर इज़ नो टेम्परेचर चेंज। जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, उसको जब हम हीट करते हैं तो पहले बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, दोनों का टेम्परेचर 0 ही रहता है। सिमिलरली इन केस ऑफ स्टीम, 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता है तो पानी का टेम्परेचर भी 100 होता है, और उसके बाद जब स्टीम बनती है तो उसका भी टेम्परेचर 100 होता है। अगर उसको सुपर हीट करते हैं तो 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता है। सो जो भी फेज चेंजिंग रीजन है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी फेज चेंजिंग रीजन है उसमें ना आपका टेम्परेचर चेंज होगा ना प्रेशर चेंज होगा। इट्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो 1 to 2 में क्या है, यहाँ पे फेज चेंजिंग रीजन के अंदर है, सो इट्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगेन यहाँ पे रेफ्रिजरेंट के अंदर हीट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसमें हीट ऐड कर दी तो हमें क्या मिल गया, कूलिंग मिल गया। सो Q इज़ एडेड एंड दिस इज हीट एडेड टू द रेफ्रिजरेंट, और हमें मिल गया कूलिंग। तो जो भी पानी था हमारा फ्रिज के अंदर फॉर एग्जाम्पल, वो ठंडा हो गया, उसकी हीट किस में चली गई, रेफ्रिजरेंट के अंदर चली गई। नाउ दिस इज एट नंबर 2। सो 2 पॉइंट इज द एंट्री टू कंप्रेसर। देखो डायग्राम में 2 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये हो गया अपना कूलिंग कॉइल और इवापोरेटर। We just call it evaporator. Cooling coil is a not so technical term which is used, so we will call it evaporator. ये हो गया अपना रेफ्रिजरेटर का स्पेस एक तरह से, जहाँ पे अपन को कूलिंग मिल गया। वहाँ से रेफ्रिजरेंट निकला, सीधा आया 2 पॉइंट से एंट्री टू कंप्रेसर। सो ये कंप्रेसर है, अगेन क्या करेगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को इंक्रीज करेगा। सो दिस इज दैट लाइन, ये जो लाइन है 2 to 3, प्रेशर भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया। नाउ वी आर एट पॉइंट नंबर 3। अगेन वी आर डूइंग अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस प्रोसेस को यहाँ पे समझना जरूरी है। ये जो 3 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट था यहाँ पे, ये 2 डैश 3 डैश क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ 1 2 3 4 पे ध्यान दो, 2 डैश 3 डैश पे अभी मत जाना। सेम हियर, यहाँ पे 2 डैश 3 डैश क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो 2 पॉइंट वॉज ऑन दिस लाइन, ये जो लाइन थी फेज चेंजिंग रीजन की लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर था। तो यहाँ पे स्टेट क्या हो गया, इट्स अ कम्प्लीटली ड्राई स्टेट, यहाँ पे उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स या जो भी लिक्विड फॉर्म में हैं वो नहीं है कुछ भी वहाँ पे। सो नाउ 2 पॉइंट इज द एंट्री टू कंप्रेसर, फिर उसका प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया। नाउ वी आर एट पॉइंट नंबर 3। सो जब पॉइंट नंबर 3 पे हैं तो हम किस रीजन में हैं, देखो इस लाइन से काफ़ी दूर है। इस लाइन पे होते तो ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टेट, लाइन के इधर होते तो वेट रीजन, यहाँ लिक्विड रीजन, यहाँ पे वेट रीजन, और लाइन के इस तरफ है तो सुपर हीटेड स्टेट में है। अभी हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हाई हो गया, अब उसको कहाँ पे डाल रहे हैं कंप्रेसर से निकलने के बाद, पॉइंट नंबर 3 दैट इज एंट्री टू कंडेंसर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडेंसर, दिस होल इक्विपमेंट इज अ कंडेंसर। तो हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो एंट्री टू कंडेंसर हो गया। अब जब हमारी कंडेंसर में एंट्री हो रही है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को रिजेक्ट करेगा। सो Q was added, now this QC, you see QC is rejected into the atmosphere, as you can see QC is rejected into the atmosphere। यहाँ पे QE मतलब Q of evaporator और QC मतलब Q in condenser। evaporator में हीट ऐड हुई, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट। कूलिंग हमें मिल रहा है बट हीट इवापोरेटर में ऐड हो रही है रेफ्रिजरेंट के अंदर। ध्यान से समझना हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूज मत होना कि इवापोरेटर में कूलिंग मिल रही है तो हीट कैसे ऐड हो रही है। हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट, वो तो ठंडा है, हमने उसकी ठंडक ले ली और हमारी गर्मी उसको
दे दी, इसलिए हीट इसमें ऐड हो रही है QE, और QC कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो रही है एटमॉस्फेयर में। सो नाउ पॉइंट नंबर 3, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 3 to 4 है, दिस लाइन TS डायग्राम में हमने देखा था लास्ट टाइम, ये जो इंक्लाइंड लाइन्स होती हैं कर्व शेप में, दीज आर कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स। सो 3 to 4 में क्या हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँ, सो दिस वॉज T3, और यहाँ पे क्या आ गया है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट कंसिडर दिस, दिस इज नॉट अ T3, दिस इज T4 और T5 यू कैन से। सो T3 कहाँ पे है, अपना ऊपर की तरफ है। यहाँ से जब हम 3 to 4 आए तो टेम्परेचर यहाँ पे पहुँच गया, इट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट कर रहे थे, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज उसका हुआ। बट 4th पॉइंट पे आने के बाद उसका स्टेट क्या हो गया, देखो इट इज ऑन दिस लाइन। तो ये जो लाइन है वहाँ पे पहुँच गया, दैट इज ड्राई एंड सैचुरेटेड पॉइंट। देखो इस लाइन के ऊपर आ गया 4th पॉइंट, ड्राई एंड सैचुरेटेड पॉइंट। तो अभी अगर इससे ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो किस रीजन में एंटर हो रहा है, ध्यान से देखो, इस लाइन से अभी और ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो किस रीजन में आ जाएगा, वो वेट रीजन में आ जाएगा। मतलब स्टीम थी अपने पास, ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल पानी स्टीम के फॉर्म में था, फिर उसको हमने ठंडा किया तो वो 100 पे आया। फॉर एग्जांपल 120 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम थी सुपर हीटेड, उसको ठंडा करके हम 100 पे लेके आए, और फिर उसको और ठंडा करेंगे तो ऑब्वियसली उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट रीजन में आके उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा और पानी बनना शुरू हो जाएगा। द सेम थिंग हैपन्स विथ रेफ्रिजरेंट। 4th पॉइंट पे आने के बाद उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और वो वेट रीजन में आ जाता है। बट 4th पॉइंट पे आने के बाद वो किस रीजन में, वेट रीजन में। तो मैंने पहले ही कहा था वेट रीजन में प्रोसेसेस कैसी होती है, कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज कांस्टेंट टेम्परेचर। So this wet region processes constant temperature as well as constant pressure. As you can see, this is process 4 to 5. 4 to 5 देखो, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है pH डायग्राम में, दिस इज pH डायग्राम एंड दिस इज TS डायग्राम। तो pH डायग्राम में प्रेशर 4 to 5 का कांस्टेंट है, और यहाँ पे टेम्परेचर 4 to 5 कांस्टेंट है। यू कैन सी इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो 4 to 5 ऐसी प्रोसेस है जो कांस्टेंट प्रेशर भी है और कांस्टेंट टेम्परेचर भी है, क्योंकि वो वेट रीजन में है। एक्चुअली हमें सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस चाहिए, बट वेट रीजन में आते ही वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बन जाती है। इट्स नॉट आवर रिक्वायरमेंट कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस करें, ये समझना। हमारा फोकस क्या था, हमने शुरू किया था पॉइंट नंबर 3 से, उसको कौन से प्रोसेस पे हम ठंडा कर रहे थे, इट वॉज अ कांस्टेंट प्रेशर ओनली। देखो यहाँ से 3 to 5 completely a constant pressure process, but as it is entering the wet region at number 4, point number 4, तो वो 4th पॉइंट पे वेट रीजन में एंटर कर गया, इसलिए वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बन गया। हमें नहीं चाहिए थी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, हमें सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर ही करना था, बट वेट रीजन में आ गया। सो दिस इज साइंस, वी कांट डिनाई इट कि वेट रीजन में हो आप, अगर कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि या तो कंडेंसेशन हो रहा है या इवापोरेशन हो रहा है। हमारे केस में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड था फॉर एग्जांपल वाटर, उसको हमने कंडेंस किया तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ही बन रहेगा, तो टेम्परेचर भी सेम रहेंगे, लेटेंट हीट है सिर्फ यहाँ पे। सो नाउ 4 to 5 is a constant pressure as well as constant temperature process. Our requirement was only a constant pressure process. हम कर रहे थे, करते करते हो गया constant temperature process भी। So now we are at point number 5. Point number 5 कहाँ पे है, देखो उसको ठंडा कर दिया, हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो गई। पॉइंट नंबर 5 कौन सी लाइन पे आ रहा है, दिस इज ऑन लिक्विड लाइन। इस तरफ देखो, पॉइंट नंबर 5 ऑन दिस लाइन, ये जो लाइन है दिस इज लिक्विड लाइन। तो पॉइंट नंबर 5 पे जो उसका स्टेट है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। कंडेंसेशन पूरा हो गया। ये जो रीजन था वहाँ पे वेट रीजन का मतलब है पार्शियल मिक्सचर है, आधा पानी आधा लिक्विड आधा स्टीम, 50-50, मतलब नॉट एग्जैक्टली 50-50, कुछ प्रोपोर्शनेट था, जहाँ पे स्टीम भी थी और लिक्विड फॉर्म भी था। तो पॉइंट नंबर 5 पे आते ही इट गॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट फॉर्म, लिक्विड बन गया पूरे का पूरा। सो नाउ दिस पॉइंट नंबर 5 इज व्हाट, यू सी कंडेंसर से निकला और कहाँ गया, रिसीवर टैंक में। रिसीवर टैंक का बस ये काम है कि वहाँ पे रेफ्रिजरेंट स्टोर्ड रहता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे वहाँ से निकलता रहता है। अगर ज़्यादा लोड देना है, जैसे अपने घर पे रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 जो होता है नॉब, उसको घुमाते हैं, अगर हमने उसको
मैक्सिमम पे किया हुआ है 5 या 7 जो भी है उस पर किया हुआ है, तो उस केस में रेफ्रिजरेंट का फ्लो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा रेफ्रिजरेंट चाहिए होगा। तो यहाँ से रिसीवर से जो भी पंप उसको फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा। बाकी का अगर हमने 1 पे रखा हुआ है मिनिमम कूलिंग पे, तो जितना भी रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड है फ्लो के लिए उतना होगा, बाकी का एक्स्ट्रा हमेशा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, नया आएगा यहीं से वापस सेक्शन होगा, बट यहाँ पे एक जो लेवल है मिनिमम वो मेंटेन रहेगा। दैट इज़ अ काइंड ऑफ सरप्लस रेफ्रिजरेंट जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमने कूलिंग बढ़ा दी तो फिर इसमें से भी सक होने लगेगा और यहाँ पे लेवल कम होता रहेगा। सो दिस इज हाउ द रिसीवर वर्क्स। उसका काम ही यही है, रेफ्रिजरेंट एक्स्ट्रा जब है आपको कम कूलिंग चाहिए तो वहाँ पे रिसीवर उस टैंक में स्टोर्ड रहेगा। इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरेज टैंक ओनली, जब रिक्वायरमेंट होगी तब उसमें से निकलेगा। सो नाउ दिस इज गोइंग टू द एक्सपांशन वाल्व। ये जो पॉइंट है अपना वहाँ से निकल के गया है ये एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में पहुँच गया तो एक्सपेंशन वाल्व उसको क्या करेगा, इसको फ्लो कंट्रोल वाल्व बोल दो या एक्सपेंशन वाल्व बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है, बट इट्स बेटर टू कॉल इट एन एक्सपेंशन वाल्व रेदर देन अ फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व मतलब क्या, सिर्फ उसका फ्लो कंट्रोल कर रहा है, बट एक्सपेंशन वाल्व एक्चुअली उसका एक्सपेंशन भी कर रहा है। दोनों काम एक ही वाल्व कर रहे हैं। यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है, उसको छोड़ो। आप क्या याद रखोगे, एक्सपेंशन वाल्व। तो ये एक्सपेंशन जो है वो होता है पॉइंट नंबर 5 से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से PS डायग्राम में ये क्या है, एक्सपेंशन कैसी लाइन है, इट्स कंप्लीटली वर्टिकल लाइन। सो H1 इज इक्वल टू H5। सो इट्स ए कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे हम वापस। थर्मोडायनेमिक्स में आई थी एक प्रोसेस जो इसमें एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती थी, दैट वाज थ्रोटलिंग प्रोसेस। जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है अपना, उसमें आपकी एंथैल्पी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इट वॉज T5, नाउ इट इज़ T1। T5 से T1 आ गए, हम टेम्परेचर कम कर दिया, उसको वापस ठंडा करके एक स्टेट पे लिया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। टेम्परेचर गॉट रिड्यूस्ड और यहाँ पे प्रेशर देखो, प्रेशर भी उसका नेचुरली कम ही हो रहा है। कंप्रेसर पे यहाँ पे था 2 पॉइंट के लेवल में प्रेशर आ गया उसका, pH। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो रहे हैं। 5 से 1 पे आ गए हम, यहाँ पे देखो 5 से 1 पे आ गए। सो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम कर दिया है हमने। थ्रोटलिंग का सबसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अपने ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर हीट है, ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी हीट जनरेट करती ही है। तो जो भी हीट हम जनरेट कर रहे हैं उसकी वजह से जब अब कभी आपने मुंह से हवा निकलती है अपनी, जो अपना एक्सहेल करते हैं हम, तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है, इट्स ए लिटिल बिट वार्म एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो अगर आप अपने हाथ के ऊपर ऐसे मुंह अगर ज़्यादा बड़ा खुला रख के हवा निकालते हो तो आपको कैसी हवा आएगी, गर्म हवा आएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप मुंह के ओपनिंग को कम कर देते हो, जैसे कि एकदम विसल करते हैं हम जैसे, तो वैसे अगर मुंह के ओपनिंग को छोटा कर देते हो और फिर विसल करते हो, मतलब हवा निकालते हो, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो हवा है वो बहुत कम, मतलब ठंडी होके आ रही है। आप खुद कभी एक्सपीरियंस करना इस चीज़ को। हाथ के ऊपर एक तो मुंह ज़्यादा बड़ा खुला रख के हवा निकालोगे तो गर्म लगेगी। अगर बहुत छोटा सा ओपनिंग कर दिया और फिर अगर आपने हवा को फोर्स किया उसमें से, तो उसमें से जो आपकी बॉडी में से हवा आ रही है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थ्रोटलिंग प्रोसेस। और थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम करते यही हैं, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको बहुत छोटे से ओपनिंग से हम फोर्स करके वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसका प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है। बट उसमें हम कोई भी हीट या कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से उसकी एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस इज नथिंग बट अ थ्रोटलिंग प्रोसेस, कि जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता है और प्रेशर भी कम हो जाते हैं। सो दिस वाज प्रोसेस 5 to 1, H1 इज इक्वल टू H5। सो फिर से क्विकली देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 सबसे ठंडा पॉइंट है अपना। 1 to 2 हमें कूलिंग मिला, हमने रेफ्रिजरेंट के अंदर हीट ऐड किया। 2 to 3 कंप्रेसर ने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज कर दिया। नाउ 3 to 4 क्या था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और 4 to 5 कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और 5 पॉइंट पे आके हम यहाँ पे 3 to 5 में हमने क्या किया, QC हीट रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू
कंडेंसर, और फिर 5 पॉइंट पे हम गए एक्सपेंशन वाल में, और एक्सपेंशन वाल में जाने के बाद एक्सपैंड किया उसको और टेम्परेचर उसका वापस डिक्रीज करके कहाँ पे लिया है, पॉइंट नंबर 1 पे लिया है। ठंडा करो, कंप्रेस करके गर्म करो, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करो, यहाँ पे कूलिंग ले लो, सिंपल। जो अपने सारे आगे की साइकिल्स थे, कार्नोट साइकिल, बेल कोलमैन साइकिल, उन सब ने भी यही किया था। डिफरेंस क्या आया है यहाँ पे, सिर्फ ये फेज चेंजिंग रीजन में काम कर रहा है एक तो सबसे पहला, और दूसरा जो ऑब्वियसली मैंने पहले बोला था कि सारे प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, कि कौन सा प्रोसेस कौन सा, यहाँ पे सारे प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, कौन सा प्रोसेस कौन सा है। कांस्टेंट एंथैल्पी, कंडेंसर प्रोसेस यहाँ पे लिखा नहीं है, बट कंडेंसर प्रोसेस है कांस्टेंट, प्रेशर प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड इवापोरेशन प्रोसेस 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा पूरे साइकिल का वर्किंग, वीसीआरएस काम किस तरह से करता है, और यही साइकिल है जो प्रैक्टिकली सारे इक्विपमेंट्स में अभी हम यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के ऊपर। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब क्या, हमें जो कूलिंग मिल रही है पूरा रेफ्रिजरेटर यूज़ करने की वजह से, दैट इज़ नथिंग बट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। वो हमें कौन से प्रोसेस में मिल रही है, प्रोसेस 1 to 2, यहाँ पे देखो 1 to 2 जो अपना इवापोरेटर का प्रोसेस है। सो क्यू इवापोरेटर इज H2 माइनस H1, सिर्फ एंथैल्पी का डिफरेंस देखना है हमें। एंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि उसके अंदर, रेफ्रिजरेंट के अंदर कितनी हीट है इस टाइम पे, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एंथैल्पी डिफरेंस। H2 माइनस H1 मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 किलो जूल थी, यहाँ पे 2 पॉइंट पे पहुँचने के बाद उसमें हो गई 20 किलो जूल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 10, तो हम डिफरेंस ले लेते सीधा H2 माइनस H1, दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज़ अवर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और कूलिंग जो हमें मिल रहा है। बट नाउ एज वी कैन सी H1 इज इक्वल टू H5, H1 और H5 दोनों क्या है, इक्वल है, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट इज इक्वल टू H2 माइनस H5, क्योंकि H1 और H5 दोनों इक्वल ही है कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस की वजह से। इसका यूज़ कब होगा, H1 इज इक्वल टू H5 वाली चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी, जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे हम, तब हम देखेंगे कि हमें H5 दिया हुआ है, हमें H1 नहीं दिया हुआ है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि H5 इज इक्वल टू H1। इसी वजह से हमें ये चीज़ क्लियर रखनी है दिमाग में, जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों किया है हमने। नाउ क्यू ऑफ कंडेंसर, मतलब कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है। कंडेंसर पूरा है 3 to 5, ये मत समझना कि इट्स 4 to 5। 3 पॉइंट इज एग्जिट ऑफ कंप्रेसर एंड एंट्री ऑफ कंडेंसर, सो 3 to 5 इज अ कंप्लीट कंडेंसर प्रोसेस। सो क्यू कंडेंसर इज नथिंग बट H3 माइनस H5। अभी यहाँ पे H3 माइनस H5 क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे हीट रिजेक्ट करने वाले हैं। तो हीट कहाँ पे ज़्यादा होगी, 3 पे या 5 पे, 3 पे ज़्यादा होगी, और हीट रिजेक्ट होने के बाद 5 पे नेचुरली कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई वी आर डूइंग H3 माइनस H5, जबकि यहाँ पे इवापोरेटर में हमने किया था H2 माइनस H1, क्योंकि 2 पे ज़्यादा थी और 1 पे कम थी, क्योंकि यहाँ पे हीट ऐड हो रही थी, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही थी। Now W compressor, that is work of compressor, that is nothing but enthalpy difference of the compressor points. Compressor process कौन सी है, 2 to 3, so H3 minus H2, compressor process है 3 to 2 to 3, so H3 final state minus initial state, that is H3 minus H2। अब आ जाते हैं COP के ऊपर। So this is COP, refrigerating effect। So this refrigerating effect हमें ऑलरेडी मिल चुका है H2 minus H1। So now H2 minus H1 is our output, upon input is H3 minus H2, जो हम कंप्रेसर के अंदर वर्क दे रहे हैं, that is our input, so H3 minus H2, so उन दोनों का रेशियो हो जाएगा तुम्हारा COP। तो अब जब COP हमें फाइंड करना है तो सीधा एग्जांपल्स में हमें फोकस किस पे करना है, जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सारे पॉइंट्स का हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें उनकी एंथैल्पी की वैल्यूज़ मिल जाए। अगर सारे पॉइंट्स की एंथैल्पी की वैल्यूज़ मिल गई तो सिर्फ इस इक्वेशन में पुटअप करना है 1 2 3, सिर्फ 3 पॉइंट्स की, 4th पॉइंट की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर, 4th पॉइंट तो बीच वाला पॉइंट है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट से लेना देना है। सो H2 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H2, इस तरह से आउटपुट अपॉन इनपुट करके हम COP को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो हो गया पूरा तुम्हारा VCRS साइकिल किस तरह से काम करता है और उसके इक्वेशंस। अभी हम देख लेते हैं एंथैल्पी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट वेट अ मिनट।
सो नाउ वी विल सी कि एंथैल्पी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। सो ये इक्वेशंस आपको बेसिकली याद ही रखने होंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स के ही हैं जो आपका ऑलरेडी आपके प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के जा चुके हो, बस मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, टीएस डायग्राम जो अपने अभी डिस्कस किया है। टीएस डायग्राम, ये जो लाइन है दिस इज नथिंग बट रीजन। कौन सा रीजन? अपना वेट रीजन। दिस इज वेट रीजन, इस डोम के अंदर। ये हो गया अपना लिक्विड रीजन, वेट रीजन एंड सुपर हीटेड रीजन। तो इन तीनों रीजन्स में हमें कौन से पॉइंट पे किस तरह से एंथैल्पी फाइंड करनी है वो हमें आना चाहिए। इसके लिए हमें टेबल दिया होगा, जैसे कि स्टीम टेबल होता है ना आप लोगों का, जैसे लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टीम टेबल यूज़ किया होगा, उसी तरह से रेफ्रिजरेंट के लिए अलग से टेबल दिया गया होगा आपको। जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें गिवन डेटा होगा ये, तो उस टेबल से ही आपको वैल्यूज़ निकालनी है और सारी एंथैल्पी फाइंड करनी है। पॉइंट देख लो ध्यान से, ए पॉइंट इज इन लिक्विड रीजन, बी पॉइंट ऑन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, कि जो उस पॉइंट पे है जहाँ पे अभी इवैपोरेशन होके वो वेट रीजन में एंटर होने वाला है। सी पॉइंट इज इन बिटवीन द वेट रीजन। डी पॉइंट आपका ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन पे है, जहाँ से आपको फिर सुपर हीटेड रीजन में एंटर होना है। दिस इज ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन, और ये जो आपका रीजन हो गया सुपर हीटेड रीजन हो जाएगा। सो ये जो पूरी लाइन है, देखना ध्यान से कौन सी लाइन में फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन, बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब वेट रीजन में है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। देखो ध्यान से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन एंड दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन एज वेल। अब आ जाते हैं नीचे इक्वेशंस पे। एट पॉइंट बी, जो अपना बी पॉइंट है, वहाँ पे कैसे, अपन ए से स्टार्ट करते चलिए। पॉइंट नंबर ए, दैट इज सबकूल्ड रीजन। वहाँ पे जो भी एंथैल्पी होगी वो होगी HB, मतलब कि यहाँ पे जो एंथैल्पी है HB माइनस स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इंटू TB माइनस TA, टेम्परेचर एट पॉइंट बी माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट ए। अब ये HB कहाँ से मिलेगा? HB कौन से स्टेट में है? B पॉइंट इज अ सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। तो वहाँ पे जो भी आपको टेबल दिया हुआ होगा वहाँ से आपको सीधी वैल्यू मिल जाएगी HF की, एंड दैट विल बी इक्वल टू HB। HF की वैल्यू आपको सीधी टेबल से उठानी होगी। अभी नहीं भी क्लियर होता है तो टेंशन मत लो, जब न्यूमेरिकल लेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टेबल का यूज़ कैसे होता है। ये इक्वेशंस एक बार आप क्लियर कर लेना और दिमाग में फिट कर लेना इनको अच्छे से। एट पॉइंट नंबर डी पॉइंट कौन सा स्टेट है? अपना वेपर स्टेट है। सो HD इज HG, ये भी आपको सीधा टेबल से मिलेगा। जो G पॉइंट पे है अपनी वैल्यू एंथैल्पी की, वो भी आपको सीधी टेबल से मिल जाएगी। टेबल पे आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज मिलती हैं, कौन कौन सी? एक तो B पॉइंट की और D पॉइंट की, जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ठीक है। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर G पे, पॉइंट नंबर C पे, सॉरी। सो दिस पॉइंट नंबर C इज वेट रीजन, जहाँ पे आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाता है। दिस इज ड्राइनेस फ्रैक्शन X। ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन करता है कि उसके अंदर कितनी वेपर है और कितनी लिक्विड है। अगर मैं कहूँ कि ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा 0.9 है, इट मीन्स ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 का मतलब ये हुआ कि उसमें 90% वेपर है और सिर्फ 10% लिक्विड बचा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ हेल्पफुल। ये HFG जो है ये भी आपको स्टैंडर्ड टेबल से मिल जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट लेटेंट हीट, उस जो भी रेफ्रिजरेंट है उसकी लेटेंट हीट कितनी है फेज चेंज करने में फ्रॉम B टू D। तो ये हो जाएगा आपका HFG। वेट रीजन में हो जाएगा HB। देखो जैसे जैसे हम A B C D E इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारी एंथैल्पी बढ़ने वाली है, सीधी बात है, क्योंकि हम हीट ऐड करके यहाँ पे पहुँचे, फिर इवैपोरेट किया और हीट ऐड करके, और फिर और हीट ऐड करके उसको सुपर हीटेड किया। तो जैसे जैसे हीट ऐड हो रहा है नेचुरली क्या होगा, उसकी जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है। सो HC, एंथैल्पी एट नंबर पॉइंट C इज HB प्लस X HFG। B पॉइंट पे जो भी थी एंथैल्पी उसमें ऐड कर दो X इंटू HFG, दैट इज HG माइनस HF। दिस HFG इज नथिंग बट HG माइनस HF। HG क्या है देखो ध्यान से, HG इज D पॉइंट पे कितनी एंथैल्पी है, और HF क्या है कि B पॉइंट पे कितनी एंथैल्पी है।
सो दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज एच डी माइनस एच बी, और आई कैन कॉल इट एच जी माइनस एच एफ, गैस की एंथैल्पी माइनस फ्लूइड की एंथैल्पी, और डी माइनस बी, दोनों एक ही पॉइंट्स है। सो एच बी इज एक्स प्लस इन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं एक्स कहूँ 0.9 है, इट मीन्स यहाँ के आसपास पहुँच गया है वो, डी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका है वो, इट मीन्स तो जब डी के नज़दीक पहुँच गया तो ये जो भी डिफरेंस है वो कवर कर लिया है कुल मिला के। अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ, इट मीन्स एच बी प्लस ये डिफरेंस, इट मीन्स कहाँ पहुँच गए, डी पॉइंट पे पहुँच गए, दैट इज नथिंग बट पॉइंट डी। तो हम यहाँ से कितना आगे जा चुके हैं दैट इज डिफाइंड बाय दिस x। अगर x 0.1 है, इट मीन्स एच जी माइनस एच एफ, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका सिर्फ 0.1 ही कवर किया है हमने, तो हम सिर्फ यहीं पे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके b पॉइंट से थोड़ा सा आगे गए, 0.9 मतलब हम d पॉइंट के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। सो आपकी ये x जो वैल्यू है वो भी एग्जाम्पल में या तो गिवन होगी या हमें किसी तरीके से फाइंड आउट करनी होगी। विल सी दैट इन एग्जाम्पल। इक्वेशंस याद रखने हैं, तो ये और ये एच बी माइनस एच बी इज एच एफ, एच डी इज एच जी, ये फ्लूइड की एंथैल्पी टेबल से मिलेगी, ये भी टेबल से मिलेगा, एच एफ जी भी टेबल से मिलेगा। टेबल में नहीं भी दिया है तो दोनों का डिफरेंस करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, डी और बी का। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर ई। सो ई पॉइंट पे एच डी, अभी ई पे जाना है तो ऑब्वियसली इसके पीछे वाला ले लो और उसमें थोड़ा सा ऐड कर दो सीधा। सो एच डी, सी एच डी प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर इंटू टी ई माइनस टी डी। वेपर आ गया हम, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है दैट इज वेपर रीजन, यहाँ पे लिक्विड नहीं रहा है, दैट इज वाई वी आर सेइंग सी पी ऑफ वेपर। सी पी इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इंटू टी ई माइनस टी डी, टी ई माइनस टी डी। सुपर हीटेड रीजन में है तो ई पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है माइनस डी पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक डिग्री टेम्परेचर के लिए चाहिए वो, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री आ रहा है, टी माइनस टी डी, सो वी कैन कॉल इट 10 डिग्री इंटू दिस स्पेसिफिक हीट फॉर 1 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस रख दिया हमने और टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है हमने स्पेसिफिक हीट को। सो इस तरह से हम एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ नहीं किया, वो कि वही रखा है, एच डी की जगह हमने सिर्फ एच जी रख दिया जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी किया हुआ। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर ए। सो पॉइंट नंबर ए पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज लिक्विड। जैसे कि पानी के केस में समझे हम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉईल होता है, तो जो ए पॉइंट है दैट इज इवन कूलर देन दी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। जैसे कि अपन जो नए पानी पी रहे हैं जिसका टेम्परेचर हुआ 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, जो नॉर्मल मटकी का पानी है, तो वो 30 डिग्री वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। फिर उसको हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे बी पॉइंट पे जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो ए पॉइंट में क्या होगा, बी से कम होगी हीट, ऑब्वियसली एंथैल्पी उसकी क्या होगी, बी से कुछ कम होगी। सो एच ए इज एच बी माइनस, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, एच बी माइनस सी पी ऑफ लिक्विड इंटू टी बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, सी पी ऑफ लिक्विड लिया है, क्योंकि हम कौन से रीजन में हैं, लिक्विड रीजन में। यहाँ पे वेपर में थे तो सी पी वेपर लिया, यहाँ पे लिक्विड रीजन में आ गए वापस, तो हमने सी पी ऑफ लिक्विड लिया है, इंटू टी बी माइनस टी ए, दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इंटू स्पेसिफिक हीट फॉर 1 डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके लिए जितनी हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इंटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए। सो एच बी की जगह हमने सिर्फ रख दिया है एच एफ और कुछ भी नहीं किया। सो दिस इज हाउ एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड। सिमिलरली एंट्रोपी के लिए होगा, एक बार ये समझ में आ गया तो एंट्रोपी इज वेरी सिंपल। देखो बी पॉइंट पे है तो एस एफ हो जाएगा, ये आपको टेबल से मिल जाएगा। डी पॉइंट पे है तो एस जी हो जाएगा, ये भी आपको टेबल से मिल जाएगा। वेट रीजन में है सी पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, एस बी प्लस एक्स एच एफ जी, एस एफ जी, एस जी माइनस एस। जो यहाँ पे था वो का वही है, सिर्फ एच की जगह एस आ गया है। क्लियरली अब वापस मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये एंट्रोपी के इक्वेशंस इसी तरह से आपको समझने हैं, ऐसे को वैसे ही होगा। डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ सुपर हीटेड रीजन में और सब कूल्ड रीजन में। सुपर हीटेड रीजन में क्या आ जाएगा, इक्वेशन याद रखना होगा आपको उसके लिए, एस डी प्लस सी पी ऑफ लिक्विड इंटू लॉग टी ई अपॉन टी डी। ये थोड़ा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, एंट्रोपी के डेरिवेशंस में उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, किस तरह से डिराइव होता है उसकी डिटेल्स ये रहे, बट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज़ अ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट जो ऑलरेडी आप सब कर चुके हो पिछले सेमेस्टर में। यहाँ पे आपको इसका कोई भी लेना देना
नहीं है, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना किस तरह से आता है, बस इक्वेशन याद रख लो, SD प्लस CP ऑफ वेपर इंटू लॉग TE अपॉन TD, TE अपॉन TD, सिंपल। सो नाउ ये हो गया अपना सुपर हीटेड का एंट्रोपी, और ये हो गया अपना लिक्विड रीजन का सब कूल्ड का। क्या हो जाएगा, जैसे SD प्लस किया था, यहाँ पे थे हम E पॉइंट पे, तो SD प्लस एंट्रोपी, जैसे एंथैल्पी भी बढ़ रहा है वैसे एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, तो अब A पॉइंट पे है तो हमें क्या करना होगा, SB माइनस समथिंग, समथिंग क्या होगा, SB माइनस CP ऑफ लिक्विड, हम लिक्विड रीजन में है, यहाँ पे वेपर रीजन में थे, इनटू लॉग TB अपॉन TA, TB अपॉन TA, यहाँ पे क्या था TE अपॉन TD, यहाँ पे TB अपॉन TA। सो ये हो गया आपका इक्वेशन लिक्विड एंट्रोपी के लिए, क्लियर। सब कूल्ड रीजन में आपका किस तरह से एंट्रोपी फाइंड आउट करें, तो ये सारे इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए, किस टाइम पे किस इक्वेशन को किस तरह से यूज़ करना है, वो न्यूमेरिकल्स में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सब बेसिक है, आप समझ लेना और इक्वेशन सारे याद कर लेना। मैं आपको लिए ये क्लासरूम में, माइक्रोसॉफ्ट क्लासरूम में नोट्स में ये डाल दूंगा पूरा का पूरा पेज आपको इक्वेशंस याद रखने के लिए। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम अपना लेक्चर, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।